डबल का एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि वानली कहती है मिस्टर सेन से कि जाओ जाके गुंडे को बोल बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे असहज महसूस कराती है। मतलब तुम बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो लेकिन कभी कभी मुझे असहज लगता है। तो यहाँ पे मिस्टर सेन कुछ भी नहीं कहते हैं और जाके बड़े ही स्टाइल मारते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वो कहती है, वानली कहती है, ओ हो, आपको पता है अन्य पुरुषों के प्रति आपका बैठने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अलग है, आप अन्य पुरुषों से बहुत ही ज़्यादा मस्त दिखते हो यार। तो वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा कि आपको ये सब पसंद है। वो कहती है कि चलो फिर साथ मिलकर गेम खेलते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये राज का मामला है तो मैं इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं करूँगा, मैं ईमानदारी से काम करूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है फिर ये सब छोड़ो, मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा दृढ़ और ईमानदार हो, तो चलो खाना खाते हैं, घुटने के बल से उठ जाओ। मिस्टर सन को देखते हैं जो कि महाराज से जाकर मिलते हैं और बताते हैं कि 10 दिनों में परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि 10 दिनों में परीक्षा स्टार्ट होने वाली है तो मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ, प्रवेश परीक्षा का निगरानी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। मिस्टर सेन कहते हैं कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सैनिक आता है, महाराज से बताता है कि महाराज बाहर आपसे मिलने के लिए बड़ी राजकुमारी आई है। बड़ी राजकुमारी वानली आती है यहाँ पे। तो कहते हैं कि मिस्टर सेन आप भी आए हैं। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि हाँ। तो वो कहते हैं कि वैसे हमने आपके बात करने में आप लोगों में अड़चन तो नहीं डाली। मिस्टर सेन कहते हैं नहीं, मेरी बात हो चुका है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। मिस्टर सेन जब जाने लगते हैं तो राजकुमारी उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि महाराज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। महाराज कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि इम्पीरियल परीक्षा 10 दिनों में शुरू होने वाला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उसमें स्त्री पुरुष दोनों मतलब टीम बनाकर प्रतिस्पर्धा करें। तो महाराज कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, महिलाओं को हम एक समान नहीं मतलब रख सकते हैं, महिला और पुरुष साथ में कैसे परीक्षा दे सकते हैं। वो कहते हैं क्यों नहीं, मैं भी तो एक राजकुमारी हूँ और मैंने भी अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किया था और अच्छा खासा संभाल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को भी समय देना चाहिए, मतलब महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। और आप क्या महिलाओं को कम समझते हैं, महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। तो सम्राट कहते हैं ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो इस बार की इम्पीरियल परीक्षा में महिलाएं भी भाग लेंगी। राजकुमारी वानली जब बाहर निकलती है तो मिस्टर सेन से कहते हैं कि मिस्टर सेन मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई हूँ, इस बार स्वच्छंद मत बनो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें सिखाना पड़े कि आज्ञाकारी कैसे होता है। और इसके बाद से वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सेन तो राजकुमारी को जाते हुए देखते ही रह जाते हैं, मतलब हाँ ये तो परेशान है ही भाई, अभी नहीं, जैसा राजकुमारी ने कहा है वैसा करना ही होगा। इसके बाद से मिस्टर सेन यहाँ से चले जाते हैं और आगे की सीन में हम देखते हैं कि जियांगली कुछ काम कर रही होती है टोंग के साथ मिलकर। तभी इनका चचेरा भाई आता है, कहता है कि तुम्हें एक कहानी सुनो, तुम्हें पता है इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि इम्पीरियल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में महिलाएं भी साथ में बैठेंगी पुरुषों के साथ साथ। वो कहती है क्या, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सम्राट का आदेश है और तुम्हें पता है मिस्टर सेन इसकी देखरेख करेंगे और पता नहीं कहाँ से मुझे एक महिला पार्टनर मिलेगी, मुझे तो अपने साथ में एक महिला पार्टनर को लेना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं। तो वो कहती है क्या तुम? इतना कहकर चचेरा भाई जोर से हंसने लगता है, कहता है कि क्या तुम उसमें भाग लोगी, और बैठते बैठते गिर जाता है। जिसके बाद से वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम उस स्कूल की छात्रा भी नहीं हो और हमारे साथ पार्ट लेने के लिए स्कूल की छात्रा होना आवश्यक है। हालांकि एक स्त्री जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, अच्छे परिवार से हो, वो आप अच्छे परिवार से हो मैं जानते हूँ, लेकिन चाचा जियांग आपको कभी भी स्कूल में दाखिला नहीं करने देंगे। और जहाँ तक पढ़ने लिखने की बात है तो आप तो हंसी के पात्र बनोगे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हो इतने, और 10 साल तक जेना बॉल में रहो तो आपको क्या ही आता होगा। वो कहते हैं कि भूल जाओ, आप नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप उस स्कूल में आ गए तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, मैं गोल गोल घूम के दिखाऊंगा आपको, मतलब उल्टे चक्कर लगा के दिखाऊंगा। वो कहते हैं क्या तुम गोल गोल घूम भी सकते हो, तो एक बार घूम के दिखाओ। तो वो कहते हैं क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे तुम लोग से बात ही नहीं करनी है। चचेरा भाई वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद से ये दोनों जोर से हंसती हैं। और खैर मैं ये चीज़ बताना भूल गई कि चचेरे भाई ने ये भी बताया था कि जब परीक्षा में जो कोई भी अव्वल नंबर लाएगा, मतलब जो जोड़ी अव्वल नंबर लाएगी उसे उसको सम्राट से मिलने का एक मौका भी मिलेगा। इसके बाद से हम दादी जियांग को देखते हैं जो कि अपने नौकरानी से बात करती है कि कहती है इन दिनों मैंने अपने नाती को नहीं देखा। तो वो कहते हैं कि दरअसल बिंगची को सर्दी लग गई है, और मतलब सौतेली माँ ने बताया है कि उनको सर्दी लग गई है, इसलिए वो कुछ दिनों तक अपने कमरे में ही रहेंगे, उसके बाद से आपसे मिलेंगे। तो दादी माँ कहती है हाँ वो सब नाराजगी दिखाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। और इसके बाद से दादी जियांग से मिलने के लिए आती है जियांगली, और जियांगली आकर दादी जियांग को धन्यवाद कहती है इस बात के लिए कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी नौकरानी दी जो कि बहुत ही ज़्यादा सौम्य संस्कारी और बहुत ही ज़्यादा काम वाम भी करती है, अच्छी है। दादी माँ कहती है कि अच्छी बात है, आओ मेरे पास बैठो। इसके बाद से वो बैठती हैं तो जियांगली बताती है कि दादी माँ मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, हालांकि मैं जेना हॉल से आई हूँ तो लोग मुझे बुरा समझते हैं, लोग समझते हैं कि मैं बस एक कातिल हूँ और मैं अपने आचरण को शुद्ध करना चाहती हूँ। उसके बाद से वो लेख दिखाते हुए कहती है दादी माँ देखो ये मैंने लिखा है। दादी माँ कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम एक काम करना ये लेख लेना, अपने पिता से जाके बात करना, उन्हें दिखाना, उनसे कहना कि तुम परीक्षा में मतलब बैठना चाहती हो और इम्पीरियल एकेडमी में नाम लिखवाना चाहती हो। वो फिर चिंतित हो जाती है। तो दादी माँ कहती है तुम्हें ऐसा ही लगता है ना कि तुम्हारे पिताजी तैयार नहीं होंगे, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी और उन्हें मना लूंगी, मैं तुम्हारे पिता को मना लूंगी। तो वो कहती है कि ठीक है दादी माँ, और वो खुश हो जाती है। दादी जियांग कहती है कि ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाशपाती का सूप दिलाती हूँ, और नाशपाती का सूप लाया जाता है, वो खुश हो जाती है। चलो साफ शब्दों में बात करते हैं। तो जियांग दादी माँ जाती हैं और पिताजी जियांग से उनसे पूछती हैं कि देखो तुम्हारी बेटी कितना अच्छा लिखती पढ़ती है और वो चाहती है कि उसका स्कूल में दाखिला हो जाए, तो तुम क्या कहते हो? वो कहते हैं कि हाँ अगर मेरी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है तो ठीक है, लेकिन सौतेली माँ मना कर देती है, कहती है कि देखो उस हर साल में जब वहाँ पे कोई स्त्री फेल हो जाती है तो उसे बहुत
बहुत घृणित नज़र से देखा जाता है और निकाल दिया जाता है, और उसके परिवार के प्रतिष्ठा को भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो हमें लगता है कि उसका नाम नहीं लिखवाना चाहिए। मतलब सौतेली माँ यहाँ पे अड़चन पैदा कर रही होती है। दादी माँ कहती है कि तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसके लिए एक ट्यूटर हायर कर लेते हैं, लियोंग पिंग को हायर कर लेंगे। वो उसकी पढ़ाई लिखाई देखेंगे, अगर उसका पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा तो हम उसका स्कूल में नाम लिखवा देंगे, वरना मना कर देंगे। खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि आपका राय बहुत सही है, मतलब हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो सौतेली माँ कहती है नहीं, हमें लगता है कि लियोंग पिंग को ना लेकर हमें एक दूसरे ट्यूटर को हायर करना चाहिए। दादी माँ कहती है हाँ, तो फिर आपके नज़र में अगर कोई दूसरा ट्यूटर हो तो बता दीजिए। तो वो कहती है हमें लगता है कि सेन यूरोन को हायर करना चाहिए। सेन यूरोन अच्छा शिक्षक है और वो मतलब अच्छे पद पे कार्य भी कर रहा है, तो इस पे पिताजी भी सहमत होते हैं। जिसके बाद से देखते हैं हम अदालत से जब सेन यूरोन निकल रहे होते हैं तो उनसे जाकर मिस्टर जियांग मिलते हैं। कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सेन यूरोन कहते हैं कि हाँ फरमाइए ना। वो कहता है ये आइए साइड में, और साइड में ले जाकर उनसे बात करते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी जो जियांग ली है वो चाहती है स्कूल में एडमिशन कराना, तो आप, मैंने सुना है कि आप दोनों स्कूलों का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका ट्यूटर बने। आप उससे एक परीक्षा लें जिससे पता चले कि वो पढ़ने के लायक है या नहीं। अगर वो लायक होगी तो मैं उसका दाखिला करवा दूंगा। तो वो कहते हैं कि जी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर हम देखते हैं कि सेन यूरोन याद करते हैं अपने और जियांगली को, मतलब जियांगली का चेहरा देखकर एक बार याद करते हैं। तो मिस्टर जियांग कहते हैं कि आप तैयार हैं इस बात के लिए, मेरी बेटी का ट्यूटर बनने के लिए? तो ये कहते हैं, मतलब सेन यूरोन कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप मुझसे अनुग्रह कर रहे हैं तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। मिस्टर सेन यूरोन जाते हैं और उनके सौतेली माँ को प्रणाम करते हैं। तो सौतेली माँ बैठाती है, कहती है कि बैठिए, अभी जियांगली आती होगी। जिसके बाद से उन्हें बैठा के चाय ऑफर करती हैं और फिर उनके लिए चांदी के ढेर सारे सिक्के मंगाए जाते हैं। मतलब मंत्रा माँ चांदी के ढेर सारे सिक्के लाती हैं और उन्हें देती हैं। और यहाँ पे सौतेली माँ कहती हैं कि मेरी बेटी 10 साल जेनब हॉल में रही है, तो अगर वो कुछ बुरा भला बोल दे तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। वो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो सिक्के देखकर कहते हैं ये सब क्या है? तो वो कहती है कि आपके लिए है। देखिए हमारी बेटी जो जियांगली है वो हमारे घर की सबसे बड़ी और एकलौती औलाद है, मतलब सबसे बड़ी औलाद है। तो हम चाहते हैं कि वो पढ़ लिख ले और कुछ बन जाए। और अगर वो कहना मतलब पढ़ना चाहती है तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके परीक्षा में अव्वल नंबर लाएं ताकि उसका दाखिला हो सके। तो मिस्टर सेन यूरोन कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सिक्कों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। जिसके बाद से यहाँ पे सौतेली माँ चली जाती है, कहती है कि अगर आप इन सिक्कों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं मान लूँगी कि सब कुछ सही होगा। सौतेली माँ जब वहाँ से जाने लगती है मंत्रा के साथ, तो मंत्रा कहती है कि मुझे लगा कि आप सोने के सिक्के किसी और उद्देश्य के लिए मंगाई हैं, लेकिन आप जियांगली की मदद क्यों कर रही हैं? वो कहती है कि तुम्हें पता है क्या कि मैंने सेन यूरोन को क्यों बुलाया जियांगली की परीक्षा लेने के लिए? वो कहती है कि नहीं, बताइए। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है सेन यूरोन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, और जब उन्होंने अव्वल नंबर से परीक्षा पास की तो एक पार्टी रखा जिसमें उन्होंने बड़े खानदान के सभी लोगों को बुलाया था, लेकिन कोई भी सेन यूरोन की पार्टी में नहीं गया क्योंकि वो छोटे थे, मतलब छोटे पे गरीब थे, इसी वजह से। और उनका सारा पार्टी का जो किया खर्चा वर्चा था सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद से वो उन लोगों से नफरत करते हैं जो बहुत से लोगों को, मतलब अपने से कम स्तर वाले लोगों को नीच समझते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें पैसे ऑफर किए हैं ताकि वो जियांगली से पहले से ही नफरत करने लगे और जियांगली का कोई भी मतलब साथ ना दे। हम सेन यूरोन को देखते हैं जो कि सोने के सिक्कों को देखकर उनके मन में अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हो रही होती है, मतलब हाँ उनको बुरा लग रहा होता है। आगे की सीन में हम जियांगली को देखते हैं जो कि वहाँ पे पहुंचती है जहाँ पे सेन यूरोन होते हैं और आके उन्हें नमस्कार करती है। मैं पहले बता दूं कि यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा इस समय खराब है क्योंकि बारिश हो रही है और बिजली कड़क रहे हैं। वो आकर सेन यूरोन को देखती है, उन्हें नमस्कार कहती है कि नमस्कार विद्यमान सेन कोई भी जवाब नहीं देते। तो वह कहती है कि आपके संस्कारों को क्या हुआ, क्या आप मेरे नमस्कार का जवाब नहीं देंगे? जैसे ही सेन यूरोन वापस उनकी तरफ पलटते हैं तो वो कहती है कि नमस्कार। तो वो कहते हैं कि हाँ नमस्कार। उसके बाद से सेन यूरोन कहते हैं कि माफ़ करना, दरअसल मैं आपके बातों का इसलिए जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि आपकी शक्ल ना, मतलब आपका चेहरा मुझे किसी से मिलता जुलता लगता है, किसी अपने से। तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि छोड़िए ये बात, और उनको पर्चा देते हुए, मतलब पेपर देते हुए कहते हैं कि ये लीजिए, मैं इस पर सिग्नेचर कर दूंगा, जिसके बाद से आपकी मतलब आपका जो है दाखिला हो जाएगा स्कूल में। बस आपको इस पर्चे में लिखे गए सवालों के जवाब देना है। जिसके बाद से जियांगली उस पेपर को ले लेती है और यहाँ से सेन यूरोन जाने लगते हैं। जब सेन यूरोन जाने लगते हैं तो वो कहती है कि क्या आप कभी किंगचेंग पर्वत गए हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं गया हूँ। तो वो कहते हैं कि किसके साथ? वो कहता है कि था कोई जिसके साथ मैं गया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। वो कहते हैं कि क्या हम उनके बारे में बात कर सकते हैं? तो वो कहते हैं नहीं, आइए हम उनके बारे में बात करना छोड़ते हैं और आपको जो सवाल दिया उस सवाल का जवाब तैयार करें। सेन यूरोन इस वक्त अपने उस पत्नी को याद कर रहे होते हैं जब वो मिस ली को जमीन के अंदर जिंदा ही गाड़ कर आ गए थे, और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। जिसके बाद से जियांगली कहती है कि देखिए विद्यमान सेन, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन 10 साल तक मुझे उस किंगचेंग पर्वत पर छोड़ दिया गया था। वहाँ रातों के अंधेरे कैसे छुपते हैं ये वो अच्छी तरीके से समझते हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब जो जेनब हॉल में रह रहे हैं। 10 साल तक मुझे जेनब हॉल में छोड़ दिया गया। मेरे प्रियजन मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। क्या उन लोगों को मेरी एक बार भी याद नहीं आई? उसके बाद से पैसे देखते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा परिवार कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन आज जब ये पैसे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, इसीलिए उन्होंने ये पैसे आपको दिए हैं ताकि मेरा स्कूल में दाखिला हो सके। शायद वो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं। तो विद्यमान सेन, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ अगर आप कोई भी निर्णय लीजिएगा तो इस बिना पे लीजिएगा कि मैं पढ़ने लिखने के लायक हूँ या नहीं हूँ। मतलब
मतलब मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ, क्या मुझे ज़िंदगी जीने का हक नहीं है, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, क्या मैं इस लायक नहीं थी कि मैं एक शांतपूर्ण ज़िंदगी जी सकूँ, क्यों मेरे साथ गलत हुआ था। ये सब कुछ जब जियांगली बोल रही होती है तो विद्यमान सेन को याद आ रहा होता है कि उनकी पत्नी ने कहा था कि आखिर तुम मुझे क्यों तुम मुझे तलाक देना नहीं चाहते हो, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, क्या मुझे ज़िंदगी जीने का हक नहीं है, क्यों तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। ये सारी बातें याद करके विद्यमान सेन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, मतलब इनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पे जियांगली कहती है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो भी आप फैसला लीजिएगा वो निष्पक्ष होकर लीजिएगा। जियांगली पेपर दिखाती है तो विद्यमान सेन कहते हैं कि आपने जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब पढ़ने लिखने में हैं, लेकिन आपको 2 साल इंतजार करना होगा क्योंकि परीक्षा अभी जल्दी आने वाली है और इस परीक्षा में आप कैसे ही भाग ले सकती हैं। वो कहती है मैं क्यों भाग नहीं ले सकती, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी खासी हूँ, तो आखिर आप मुझे भाग लेने क्यों नहीं देना चाहते, मैं अपना एडमिशन कराना चाहती हूँ, तो क्यों मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। ये सब कुछ याद मतलब सुन रहे होते विद्यमान सेन, तो उन्हें बुरा भी लग रहा होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं परीक्षा का परिणाम आपके पिता को बता दूंगा, जिसके बाद से जियांगली उन्हें प्रणाम करके वहां से चली जाती है। विद्यमान सेन को इतना कुछ सुना के गई होती है जियांगली की उन्हें तो रोना ही आता है, वो रोने लगते हैं, जिसके बाद से हम देखते हैं कि सौतेली माँ होती है विद्यमान सेन के पास, उनके पिताजी आते हैं तो वो पूछते हैं कि बताइए जियांगली का क्या रहा, तो वो कहते हैं कि आपकी बेटी 10 साल जेनब हॉल में रहने के बावजूद अच्छी खासी पढ़ने में मतलब तेज है, तो मैं उनका एडमिशन करवा सकता हूँ, उन्हें 1 साल का तैयारी करना होगा जिसके बाद से वो परीक्षा में बैठ सकती हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब पिता जियान कहते हैं कि ठीक है आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा, उसके बाद से वहाँ से जाने लगते हैं। विद्यमान सेन यहाँ से जाने लगते हैं पिता जियांग के साथ, तो वो जियांगली की बातों को याद करते हैं और उन्होंने कहा था कि तुम पढ़ाई क्यों करना चाहती है। वो कहती है कि अगर हमारी शादी नहीं होती ना तो मैं निश्चित रूप से स्कूल जाती और मैं पढ़ाई करके बहुत बड़ा आदमी बनती, मतलब हाँ वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थी। जिसके बाद से हम देखते हैं विद्यमान सेन जब वहाँ से जाने लगते हैं तो पिता जियांग उन्हें शुभ यात्रा करके विदा लेते हैं। तो यहाँ पे वो बता देते हैं कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने में अच्छी है और उसके गुण बहुत अच्छे हैं, मतलब हाँ वो पढ़ना चाहती है और कुछ बड़ा करना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसका एडमिशन करवा दें स्कूल में। यहाँ पे विद्यमान सेन जो होते हैं वो जियांगली के पढ़ाई के लिए उसका स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अनुमति दे देते हैं। हम जियांगली को देखते हैं जो कि अपने कमरे में होती है, बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि आखिर परिणाम क्या होगा, मतलब परिणाम में उसे हाँ या ना, मतलब क्या होगा परिणाम, बताओ यार क्या बोलना चाहिए। जिसके बाद से हम सौतेली माँ को देखते हैं, ये बात कर रही होती हैं मंथरा से, मंथरा ही है ना, हाँ मंथरा से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि मैंने खुद सुना कि विद्यमान सेन ने कहा था कि उसका अगले साल नाम एडमिशन कराना सही होगा, तो इसी साल क्यों। तो वो कहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मिस्टर सेन जब बाहर गया ना तो उन्होंने शायद पिता जियांग से कुछ कहा था, जिसके बाद से वो अपना सामान का पैकिंग करवा रहे हैं, मतलब जियांगली के सामान की पैकिंग हो रही है और जियांगली कल ही स्कूल में एडमिशन ले रही है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे तीसरी बेटी आती है और सौतेली माँ से कहती है कि माँ मैंने सुना है कि मेरी बहन यानी जियांगली जो है स्कूल में मेरे साथ एडमिशन लेने वाली है और वो अपना सामान पैक करी है वहाँ जाने के लिए, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो यहाँ पे तो सौतेली माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, कहती है क्या मैंने तुम्हें पाठ नहीं सिखाया कि किसी के सामने कैसे बात करते हैं, चली जाओ यहाँ से अभी। और उसकी तीसरी बहन जो होती है मतलब तीसरी बेटी जो होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से हम ड्यूक सू को देखते हैं जो कि कहते हैं कि नमक का कारोबार अभी भी चल रहा है, तो कोई भी लिंक छान मारो, मतलब वहाँ पता लगाओ कि आखिर ये नमक का कारोबार कौन रहा है जो कि अभी तक हाथ नहीं आया है। इनका चले चपाटा जो होता है वो बताता है कि मुझे कोई नई बात पता चली है, तो वो बोलते हैं कि हाँ बताओ। ड्यूक सू पूछते हैं कि बताओ क्या बात पता चली है, तो चले चपाटा जो होता है वो बताता है कि दरअसल मुझे पता चला है कि दोनों स्कूलों के बीच में कंपटीशन कराया जाएगा और जो स्कूल वाले जीतेंगे उन्हें महाराज से मिलने का मौका दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि क्या सेन यूरोन अभी भी परीक्षक हैं, है ना, मतलब रिजल्ट वही डिसाइड करेंगे। तो वो कहता है कि हाँ। तो बोलते हैं कि लेकिन मैंने जहाँ तक सेन यूरोन को मैं जानता हूँ वो कभी भी किसी की साइड नहीं लेते, मतलब किसी गरीब का, मतलब ये नहीं है कि किसी गरीब का वो देखभाल करें और अमीर लोगों का साइड लें, ऐसा तो वो कुछ नहीं करते हैं। तो वो इस बात के लिए राजी कैसे हुए। तो यहाँ पे जो उनका चेला चपाटा होता है वो बताता है दरअसल ये जो मामला है ना ये राजकुमारी की वजह से है, राजकुमारी यांगिंग ने ये सब किया है और उन्होंने ही दर्शाया है कि 2 गुट के लोग मतलब आपस में टीम अप बनाएंगे और जिसके बाद से 2 टीमों में लड़ाई होगी, मतलब परीक्षा दी जाएगी 2 टीमों को मिलाकर। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद से बताते हैं बात कुछ और भी है, तो वो कहते हैं कि बताओ। तो बताते हैं दरअसल सेन यूरोन ने जियांगली का परीक्षण किया, जिसके बाद से जियांगली को भी इस स्कूल में एडमिशन मिला है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो बात तो और भी ज़्यादा दिलचस्प होने लगी है, देखने में मजा आएगा। दूसरी तरफ हम सेन यूरोन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि सेन यूरोन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं जियांगली के उन सारे बातों से। उन सारे बातों को उन्हें बार बार ली की याद आ रही होती है, मतलब उन सारे बातों को याद करके उन्हें ली की याद आ रही होती है कि जब जियांगली ने कहा था कि आखिर मेरे प्रियजन मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे कि उन्होंने मुझे 10 साल के लिए जेनब हॉल में भेज दिया और वहाँ की मतलब जो किचन पर्वत है वहाँ की हवाएं इतनी सर्द होती थी कि मैं अपनी आँख नहीं खोल सकती थी वगैरह वगैरह। मतलब सारी बातों को याद करके सेन यूरोन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, एकदम पागल सा हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे दरवाजे पे इनकी बहन आती है, दरवाजा खटखटाती है कि भाई सेन यूरोन आप क्या कर रहे हो, खाना बन गया चल के खा लो। सेन यूरोन उठता है, दरवाजा खोलता है और वहाँ से पागलों की तरह निकल के चला जाता है। उसकी बहन रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, वो जाकर
सीधे रुकता है किंचन पर्वत पे, जहाँ पे उसने अपनी पत्नी को दफनाया था, और उस गड्ढे को खोद के देख रहा होता है। जब वो गड्ढे को खोदता है तो उसे वही बांसुरी मिलती है जो कि इसने अपनी पत्नी को दफनाने के बाद वहीं पे डाल दिया था, और साथ में उसे रियल जियांगली का लाश भी मिलता है। वो लाश वाश तो नहीं देखता, लेकिन यहाँ पे उस बांसुरी को लिए हुए बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से रोने लगता है, फूट फूट कर रोता है अपने जियांगली के लिए, मतलब ली के लिए। दूसरी तरफ हम जियांगली को देखते हैं, टोंग को देखते हैं। टोंग कहती है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जियांगली को कब्र को उधेड़ के देखेगा। वो कहती है कि हाँ, और मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। टोंग कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप उस वक्त ये सब क्या कर रही हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जियांगली के उन कपड़ों को निकाल कर उन्होंने ली के कपड़े पहना दिए थे, तो टोंग ने मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मतलब जियांगली ने कहा था कि बस उसे पहना दो और देखो आगे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जियांगली टोंग से कह रही होती है कि मैंने कहा था ना कि ये सब काम आएगा एक दिन, और तुम चिंता मत करो, वो इंसान तो पहले ही पागल हो चुका है और वो ये सब ही करेगा। अगर हम ये सब ना करते तो शायद आप आज पकड़े जाते। फिर वो कहती है कि हम लोगों ने एक बाधा को पार कर लिया, चलो अब मुझे स्कूल जाना है। जियांगली वहाँ से जाने लगती है तो टोंग उसके साथ साथ जाती है, कहती है कि मुझे भी आपके साथ चलना है। जब से हम लोग जना बॉल से आए हैं मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, तो मुझे अकेले रहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी कुछ हो गया तो। यहाँ पे जियांगली कहती है कि क्या तुमने कभी मेरे साथ बुरा होते देखा है, तो तुम चिंता मत करो, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और हाँ, दूसरी बात, मैं यहाँ से जा रही हूँ तो तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। टोंग कहती है कि जी जैसी आप किया गया, और उसके बाद से जियांगली वहाँ से जाने लगती है। जियांगली जब बाहर आती है और गाड़ी में सवारी करने के लिए जाती है तो ये देखती है कि इसकी तीसरी बहन और पहली बहन जो पहले ही गाड़ी में बैठी होती हैं, और ये दोनों पूरे गाड़ी को भर दी होती है, मतलब हाँ उसमें जो अपना एक तारा होता है सब रखी होती है। कहती है कि मुझे नया तारा लेना है ना, इसीलिए जगह नहीं है। जियांगली कहती है कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगी, जिसके बाद से वो लोग तो चली जाती हैं। यहाँ पे जियांगली खड़ी होती है तो टोंग कहती है कि ये लोग तो पहले चली गई, आप क्या करेंगे, आपके लिए देरी हो जाएगी। तब उसका चचेरा भाई आता है तो कहता है कि क्या जियांगली तुम नहीं गई, तो वो कहती है कि हाँ मैं तैयार हो रही थी, अभी मैं निकलने ही वाली हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारी बहनें कहाँ गई, उनकी रोली कहाँ गई, तो वो कहती है कि मेरी बहनें तो पहले ही निकल चुकी हैं, कोई बात नहीं मैं पैदल ही निकल जाऊंगी। तो यहाँ पे चचेरा भाई कहता है नहीं रुको, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम चिंता मत करो, चलो तुम मेरे साथ चलो, और फिर अपने साथ गाड़ी में बैठाकर उसे लेकर जाता है। चचेरा भाई जियांगली को अपनी गाड़ी में बैठाता है, उसे खाने को स्नैक्स देता है, उसके बाद से कहता है कि अच्छा हुआ तुम उनके गाड़ी में नहीं गए, वैसे भी वो लोग बोरिंग है। जिसके बाद से वो कहता है कि वैसे आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती है। फिर याद करता है, कहता है कि अच्छा तो तुम झोऊ को देखने के लिए जा रही हो ना, मतलब दूसरी बहन के पति को देखो, वो तुम्हारे टाइम के लायक नहीं है, अगर तुम उसके लिए जा रही हो ना तो तुम भूल जाओ, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो तुम्हारे करीब आ सके। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने सुना है कि जब कोई सर्वश्रेष्ठ परीक्षा में आएगा तो वहाँ में मुझसे मिलेंगे, बस मैं इसी के लिए जा रही हूँ। वो कहते हैं कि भूल जाओ, क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है। हमारी टीम में 4 लोग हैं, उनकी टीम में तुम्हें पता है चांसलर के 2 बेटे हैं, ली लियांग और एक का नाम बताता है ली जिंग, और वो दोनों चांसलर ली के ही बेटे हैं, और उन दोनों के पास अच्छा मौका है क्योंकि वो दोनों ही विनर होने वाले हैं, और वो चांसलर ली के मतलब बेटे हैं तो उनका नाम भी तो बड़ा है ना, तो वो दोनों मुझे निश्चित रूप से पता है कि वो दोनों ही अव्वल नंबर पे आएंगे और महामहिम से मिलेंगे, मतलब वो दोनों ही जीतने वाले हैं। और हमारी तो 4 ही की टीम है, तो हम लोग कहाँ ही जीतने वाले हैं, रैंकिंग पे आने वाले, क्योंकि 2 टीमों के बीच लड़ाई होने वाली है, और उन लोगों की टीमें बहुत अच्छे लोग हैं। जिसके बाद से वो कहते हैं कि अगर हम लोग जियांग परिवार की बहनों के साथ मतलब अपनी बहनों के साथ टीम बनाना चाहें तो वो भी बुरा नहीं है। हालांकि जो जियांग परिवार की दूसरी बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी किंग वादक है, और दूसरा उसका पति जो कि अच्छा घुड़सवार है, मतलब हम उनके साथ टीम अप तो कर सकते हैं लेकिन वो सब हमारे साथ टीम अप करेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोगों का जीतना तो नामुमकिन है। इतनी ही देर में ये लोग यहाँ पे स्कूल पहुंच आए होते हैं। जिसके बाद से जब जियांगली स्कूल पहुंचती है तो यहाँ पे उसका चचेरा भाई दौड़ता हुआ उसके पास आता है, कहता है कि आप क्या सोच रही है, देखिए हम इन लोगों के साथ टीम अप नहीं कर सकते और अब हमारे पास टीम अप करने के लिए कोई भी नहीं बचा है। तभी आकर एक टकराती है इसकी ननद, और उसकी ननद देखकर पहले तो डर जाती है, फिर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियांगली का भाई पहले ही आगे आता है, कहता है कि जब तुम यहाँ से आ सकती हो तो वो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं हो सकती, अपने माँ की और अब भाई के कातिल जो है ये। तो यहाँ पे उनका भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, कहता है कि दोबारा से तुमने ऐसा कहा और मेरे बहन के बारे में कुछ भी बुरा भला कहा तो तुम्हें भुगतान कराऊंगा। जिसके बाद से वो कहता है कि देखो हमारे पास टीम अप करने के लिए अब कोई भी नहीं बचा और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। वो कहती है कि क्या कोई चौथा मेंबर नहीं है। वो कहता है कि नहीं है ना, हमारे पास अगला रास्ता ये है कि हम लोग अपना सामान पैक करें और यहाँ से निकल जाए, तो हमारा कंबल तैयार है, पैक करते हैं। इसके बाद से उनका भाई हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि अब हमें सामान पैक करके जाना ही होगा। जिसके बाद से जियांगली का भाई उसे स्कूल दिखाने के लिए ले जाता है। स्कूल दिखाते हुए बताता है कि ये महाराज ने मतलब नई प्रणाली बनाई है जिसमें हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए। हम देखते हैं कि जियांगली यहाँ पे देख रही होती है एक लड़के को जो कि किताब पढ़ता हुआ आ रहा होता है। बाकी सभी लोग तो लड़ाई वड़ाई करने में बिजी होते हैं, लेकिन वो लड़का एकदम ध्यान केंद्रित करके अपना किताब पढ़ रहा होता है। जियांगली पूछती है कि ये कौन है, तो उसका चचेरा भाई जो होता है वो बताता है कि ये भी आपका चचेरा भाई है, क्या आप भूल गए, ये आपके माता श्री के रिश्तेदारों में से किसी का बेटा था। तो वो कहती है कि अच्छा तो इसका टीम अप हुआ अभी तक। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ये अभी तक स्कूल में किसी को दोस्त ही नहीं बनाया। हालांकि ये पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा तेज है और हमेशा पढ़ता लिखता रहता है, बल्कि किसी को दोस्त भी नहीं बनाता है। तुम्हें पता है मैं भी गया था इसके पास कि टीम अप कर लो, लेकिन इसका ठंडा व्यवहार देख के मेरा मन भी ठंडा हो गया और मैं वापस लौट आया, मैं इससे भी टीम अप नहीं कर पाया। जिसके बाद से वो बताता है कि ये सीजी है जो कि आपके माता श्री के परिवार से, मतलब माता श्री के रिश्तेदारों में से कोई है जो कि आपका चचेरा भाई लगेगा। हाँ वही बात, बस
खत्म। इसके बाद से स्कूल का दौरा खत्म होता है और हम देखते हैं कि जियांगली अपने क्लास में जाती है। जियांगली के क्लास में एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी बहन जो सेकंड वाली बहन होती है ना, सेकंड या थर्ड वाली, वो दौड़ते हुए उसके पास आती है, कहती है कि बहन जियांगली आप आ गए, थोड़ा सा देर हो गया आपको, लेकिन आइए मैंने आपके लिए सीट बचा के रखा है। यहाँ पे जियांगली नाम सुनते ही सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये तो जेना हॉल में जो रह रही थी वही है ना, और सभी लोग इसके ऊपर बुरा बुरा कमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जियांगली की बहन उसे ले जाते हैं, कहती है कि ये मेरी बहन है जियांगली, जो कि आज से स्कूल में पढ़ेगी और उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, हम लोग साथ में मिलकर कोऑपरेट करेंगे, और हाँ अगर मेरी बहन से कोई भी गलती हो जाती है तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ। जिसके बाद से वो कहती है कि मैंने बहन आपके लिए सीट रखा है, तो एक कहती है जो लेडी होती है, वो कहती है कि सीट वीट बचाने की जरूरत नहीं है, जियांगली अपना सीट खुद ब खुद ढूंढ लेगी, और वैसे भी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट इसको क्यों मिलना चाहिए। जियांगली जब वहाँ से अपना सीट ढूंढने के लिए जाने लगती है तो यहाँ पे टीचर आती है जिनका नाम होता है जियो डेन, तो हम इन्हें डायन ही बोलेंगे। हाँ, तो जियो डेन कहती है कि क्या आप जियांगली हो, तो जियांगली कहती है हाँ, तो कहते हैं ठीक है जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। तो जो मैडम डायन होती है वो कहती है कि आप लोग की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो आप लोग अपना परीक्षा शुरू कीजिए और मैं परिणाम पे मिलूंगी। जिसके वजह से सभी लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि एक लेडी जो होती है वो यहाँ पे सो रही होती है। सभी लोग इस तरफ देखते हैं लेकिन जगाने नहीं जाते हैं, लेकिन हम जियांगली को देखते हैं जो कि उसे जगाती है। जैसे ही वो उठती है एकदम कराटे के स्टाइल में खड़ी होती है, इसका नाम होता है लियू जू। तो ये जब उठती है चारों तरफ देखती है कि अरे टीचर वीचर आ गए हैं, मतलब हाँ परीक्षा स्टार्ट होने वाली, फिर अपनी सीट पे बैठ जाती है। जिसके बाद से जियांगली भी अपने सीट पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम इसके ननद को देखते हैं जो कि जियांगली को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है कि ये तो ली है मेरी भाभी, मतलब हाँ भाभी की वजह से डर लग रहा होता है, लेकिन जियांगली उसके तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और इन लोग का परीक्षा स्टार्ट होता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं मिस्टर जो को, जो कि अपनी प्रिय पत्नी यानी दूसरी राजकुमारी का मतलब दूसरी लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। इनकी पत्नी इनके पास आती है खुशी खुशी, तो वो कहते हैं कि मैं आपके लिए 2 तोहफे लेकर आया हूँ, बताइए आप क्या चुनती हैं, दाया या बाया। तो वो कहती है दाया। तो दाया हाथ से वो ढेर सारी मिठाइयाँ देते हुए कहते हैं कि आपके पसंद की मिठाइयाँ हैं, और इनकी जो पत्नी होती है वो लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि आप कितने ज्यादा अच्छे हो। जिसके बाद से हम देखते हैं जो की नजर जाती है जियांगली को और वो उसे निहार रहे होते हैं, और जियांगली के बाल में जो फीता लगा होता है वो उड़ रहा होता है, मतलब हाँ उन्हें देखते हुए बहुत ही ज्यादा मतलब सुकून महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि जियांगली बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ पे उनकी पत्नी कहती है कि आप क्या देख रहे हो, वो कहते हैं कि ये जियांगली है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ, तो आप कहो तो मैं उसे यहाँ पे बुला दूँ और आप उसे दिन रात घूरते रहना। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल उसने स्कूल में प्रवेश मतलब लेने के लिए सोचा ना, तो मैं इस बात से थोड़ा सा चिंतित हूँ कि मतलब वो स्कूल में, वैसे भी वो आपसे तेज थोड़ी ना, आप तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने में अच्छी है, वैसे आपने अपने दूसरे तोहफे के बारे में नहीं सोचा। तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ दूसरा तोहफा। तो वो कहते हैं कि दूसरा तोहफा ये मैं आपके लिए कस्टमाइज हेयर पिन लेकर आया हूँ, जिसमें आप लगाकर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगी। अब इसकी पत्नी वो हेयर पिन ले लेती है और कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा बातों को घुमाते हो, और फिर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियांगली जब बाहर निकल रही होती है तो कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये दूसरी बेटी है ना मिस्टर जियांग की, और तुम्हें पता है ये जेना हॉल में चली गई थी, और इनकी शादी तो मिस्टर लीजू से तय हो गई थी और झो से तय हो गई थी, और देखो अब उनकी सगाई टूट गई और उनकी छोटी बहन की उनसे शादी हो गई झो से। तो ऐसा लगता है कि छोटी बहन ने बड़ी बहन का मंगेतर चुरा लिया। तो क्या ये जियांगली यहाँ पे आई है अपने पति को वापस पाने के लिए, या क्या करने के लिए आई, अपने पति को रिझाने के लिए, है ना। तो अगर मैं झो की जगह होता ना तो मैं इसे शादी तो नहीं करता, लेकिन हाँ मैं इसे अपनी रखैल जरूर बना लेता। जिसके बाद ये लड़के आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि चलो इससे बात करते हैं, और वो लोग जाते हैं जियांगली से कहते हैं कि आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगी। जियांगली तो कुछ भी नहीं बोल रही होती है, ये लोग उनका हाथ वाथ पकड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे आती है मिस जू, मतलब हाँ लियू जू आती है, जिससे इसने पहले जगाया था परीक्षा हॉल में। वो आती है इन लोगों के ऊपर बाल फेंक के मारती है, जिसके बाद से कहती है कि तुम लड़के तुम यहाँ पे एक लड़की को छेड़ो, तुम लोग को शर्म नहीं आती। वो लोग कहते हैं कि देखो अपने आप को, तुम लड़कों से उलझ रही हो, तुमसे कौन ही लड़का शादी करेगा, तुम इतनी ज्यादा जिद्दी और बेकार तरीके से व्यवहार करती हो। वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों से अगर मुझे शादी करनी हो ना तो मैं अपना सिर बुनवाकर नन बन जाऊंगी। तुम जैसे बेकार लोग, मैं तुम लोगों से कभी भी शादी नहीं करना चाहूंगी। ये लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम कह रही हो, बकवास कर रही हो, तुम हम लोगों को ऐसा मजाक कैसे उड़ा सकती हो। लेकिन 2 लड़के आते हैं और उन लोगों को मना कर ले जाते हैं कि चलो इन लड़कियों से जुड़ाना, मतलब इन लड़कियों से उलझना अच्छा बात नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। जब वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो लीजू उन्हें चलाकर फुटबॉल मारती है, जिससे वो तीनों लड़के वहीं पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि भागो यहाँ से, ये लड़की तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। मतलब ये तीनों लड़के डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तो मिस जियांगली जो होती है वो लीजू से धन्यवाद कहती है। वो कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया था, वो लड़के बस मेरे रास्ते में आ रहे थे इसलिए मैंने उन्हें पीटा। जियांगली उसे रोकती है, बात करने की कोशिश करती है, तो लीजू उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जियांगली बार बार उसके रास्ते में आती है और मुस्कुरा रही होती है। मिस जो जियांगली से कहती है कि देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे पता है कि जब जेना हॉल में मेरी माँ मतलब मिस मैडम लियू गई थी तो तुमने उन्हें षड्यंत्र में फंसा लिया और तुम यहाँ तक सामने आ गई। तुम्हें बुजुर्ग लोग पसंद करते होंगे, लेकिन मेरा तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है मुझे पता है कि आप एक स्पष्टवादी व्यक्ति हो, इसीलिए आपको इन अफवाहों पे विश्वास तो नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ मुझे अफवाह पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर भी विश्वास नहीं है, तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम जियांगली को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रही होती है मतलब जू को देखकर। हम जू को देखते हैं जो कि टी हाउस में जाते हैं, जहाँ पे उनके चेले चपाटे उनके साथ होते हैं। उन्हें बताते हैं कि आपको पता है तियांग कांग से एक आदमी है जो कि यहाँ पे रह रहा था, काफी दिनों से वो पैसे वैसे तो खर्च कर
रहा था, लेकिन अब वो पैसे वैसे नहीं खर्च कर पा रहा है। वो अपना चेहरा तो नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका आय का सारा स्रोत काट दिया गया है। तो ये कहते हैं कि अच्छा, तो मिस्टर कॉन्ग की जो पत्नी है वो भी तो तियांग कांग से है ना, तो इसके बारे में कुछ खबर लगाओ। जिसके बाद से जब वो अपने निजी कमरे की ओर बढ़ता है तो नौकर उसे रोकता हुआ बताता है कि मिस्टर ली के बेटों ने वो निजी कमरा मतलब किराए पे ले लिया है और वो अभी वहाँ पे है। तो वो कहते हैं, उनका चेला चपाटा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये ड्यूक सू का निजी कमरा था, तो आपने उन्हें क्यों दिया? तो वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, मैंने उन्हें मना किया था, दूसरा कमरा देने के लिए भी कहा था, लेकिन वो लोग नहीं माने और वो उन्हीं निजी कमरों में रह रहे हैं। तो यहाँ पे ड्यूक सू कहते हैं कि ठीक है, वैसे मिस्टर ली के बेटों से भी मैं काफ़ी समय से नहीं मिला हूँ, तो मैं उनसे जाकर उनके बगल में ही बैठ लूंगा, उनसे ही बात कर लूंगा। बाहर खड़ा आदमी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा होता, तो उनके चले चपाटे उसके गले पे तलवार रख देते, कहते हैं अब जाने दोगे? तो वो कहता है कि जी जी जाइए। ड्यूक सू अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि वैसे आप लोग अच्छे मूड में लग रहे हैं, मतलब चांसलर ली के बेटे अच्छे मूड में हैं, तो मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए आया था। तो वो लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं ड्यूक सू, किस काम के लिए? तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा काम के मूड में नहीं रहता हूँ, आज मैं अच्छे मूड में हूँ और मैं चाय के लिए आया हूँ। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, ये जगह हमने बुक कर लिया, अगर आपको चाय पीना है तो आप कहीं और चले जाइए, रेस्टोरेंट में बहुत सारी जगह है, और हाँ, पैसे की फिक्र मत कीजिएगा, बिल मैं दे दूंगा। तो ड्यूक सू कहते हैं कि वैसे मैं आज बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ और मैं लोगों के बीच में बैठना पसंद तो नहीं करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप लोगों के साथ ही बैठ जाऊँगा। और यहाँ पे बैठकर मिस्टर ली के छोटे बेटे के कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं कि और बताइए कैसे हैं आप? तभी हम देखते हैं कि बड़े बेटे जो होते हैं वो चाकू मिस्टर ड्यूक सू की तरफ जब बढ़ाते हैं तो ड्यूक सू उन्हें अपने पंखे से ही रोक देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलता है अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना। मैं बहुत सारी गलतियाँ भी करती हूँ ना। चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय।